हेलो दोस्तों, इनसाइट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जेडीसी अक्षर आप सभी का एक बार पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान का महाकुंभ कहें या राजस्थान की बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती, जिसमें अपन सभी जानते हैं कि कक्षा 12वीं पास करने के बाद आज ग्रामीण परिवेश के बच्चों का एक ही लक्ष्य रहता है, शिक्षक बनना। और वही शिक्षक बनने के सपने को साकार करने के लिए हमें क्या ऐसे प्लान किए जाए, और वो प्लान करने से पहले अपने को बीएसटीसी का जो प्री एग्जाम होता है उसको पास करना जरूरी होता है। तो वो एग्जाम पास किस प्रकार हो और अपन अच्छे अंक किस प्रकार हासिल करें, उसकी बात अपन आज यहाँ करेंगे कि बीएसटीसी में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत आज हम जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और पीछे जो भर्तियां हुई है, पीछे जो एग्जाम हुए, चाहे बीएसटीसी हो चाहे उससे ऊपर लेवल के जो एग्जाम्स होंगे, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए, उसकी अपन विस्तृत आज सिलेबस के बारे में पूरी परिचर्चा करेंगे कि इस सिलेबस क्या है और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। और जो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आने वाली आगामी कक्षाओं के अंदर अपन बात करते रहेंगे। आज अपन सिर्फ इतनी बात करेंगे कि इस सिलेबस के तहत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न अपने को तैयार करना है। क्योंकि अपन देखते हैं कि अपन जब कक्षा 12वीं पास करके आते हैं तो अपने सामने कुछ ऐसे द्वंद्व, कुछ समस्याएं होती है, क्योंकि कक्षा 12वीं पास करने तक अपना जो पढ़ने का ढंग है, जो नजरिया है, वो अलग होता है। लेकिन जब अपन इस कंपटीशन के दौर में प्रवेश करते हैं तो इस कंपटीशन के दौर में कुछ बातें याद करने की और किस प्रकार अपना अध्ययन को जारी रखें, वो बात अलग है। इसलिए आज हम शुरुआत के अंदर इस सिलेबस की परिचर्चा से इस बात को आगे बढ़ाएंगे और आने वाली आगामी कक्षाओं के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से आपके सामने पेश कर सकूं। और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जितने प्रश्न, आर्ट एंड कल्चर के साथ अपन राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंदर बात करें तो टोटल जो 50 प्रश्न आने हैं उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर भी है, हिस्ट्री का पोर्शन भी है, ज्योग्राफी का भी है, और आर्थिक जीवन का भी है, लौकिक जीवन का भी है। वो सभी जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन है वो आने हैं। अपन सभी जानते हैं कि इसके अंदर ये 50 क्वेश्चन और प्रत्येक एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कुल जो रेशियो है वो है 150 अंकों का। तो वो अपने को पूरा क्लियर करना है। और अपन यह बात स्पेशल तौर पे अगर मैं करूं तो आर्ट एंड कल्चर की, कि अपने आर्ट एंड कल्चर से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसको अपन किस प्रकार सॉल्व करें, मैं प्रश्नों के बीच किस प्रकार अपन सॉल्व कर पाए, अच्छे से सॉल्व कर पाए, इसकी व्याख्या आपके सामने करने वाला हूं। यहां जनरल अवेयरनेस, राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 प्रश्नों का रेशियो दे रखा है। 50 प्रश्न है और 150 अंक है। इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके बारे में देखें आप, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक पक्ष, यानी ये इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है, ऐतिहासिक जो पक्ष है उससे रिलेटेड है। और एक राजनीतिक पक्ष या राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, ये पूरे इन 50 प्रश्नों का सार है। 50 प्रश्नों के अंदर इस टाइप के प्रश्न आएंगे। और एक है आर्ट कल्चर एंड लिटरेसी की कला, संस्कृति और साहित्य का पक्ष, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आर्थिक पक्ष, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, फोल्क लाइफ, सोशल एस्पेक्ट और टूरिज्म एस्पेक्ट। ये जो पूरे भाग है ये 50 प्रश्न है और 150 अंकों का ये इसके अंदर जो बीएसटीसी का जो पूरा पेपर है उसके अंदर 150 अंकों का रेशियो इसमें रहेगा। और स्पेशली आगे अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, कि अपना जो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसमें से किस प्रकार के कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, क्योंकि आप सब लोग इससे वाकिफ नहीं हो, क्योंकि कक्षा 12वीं पास करने के बाद हर बच्चा इन बात से पहले, समय से पहले वाकिफ नहीं हो पाता। इसलिए अभी आज अगर मैं बात करूं तो आज 2 जून है और आने वाली 30 जून को परीक्षा है। 30 जून तक अपने को रोज एक क्लास के माध्यम से अपन जो क्लास चलाएंगे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने प्रश्न आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से, जितने प्रश्न आ रहे हैं, जिस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, वो पूरे के पूरे सॉल्व करें। और अपन ये कोशिश करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। और मैं कोशिश भी करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि आपका एक प्रश्न भी बाहर ना जाए। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपको साथ साथ में इसका रिवीजन करते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा। तो अपन
आज अभी बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, जो टॉपिक अपन आने वाली कक्षाओं के अंदर एक एक करके उसके बारे में विस्तृत चर्चा है वो करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला, प्रमुख दुर्ग और किले। इसकी अगर मैं बात करूं तो आप लोग भली भांति जानते हो कि एक शब्द है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में प्रमुख दुर्ग, किले, महल, ये सब स्थापत्य कला के भाग है। और राजस्थान का एक प्रमुख शासक, मेवाड़ का प्रमुख शासक महाराणा कुंभा, जिसको राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, जिस प्रकार मुगल काल के अंदर शाहजहां को स्थापत्य कला का जनक कहा गया, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो दुर्ग बने, मेवाड़ रियासत के अंदर जो दुर्ग बने, उसमें से अधिकतर 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ मैं बात करूं स्थापत्य कला में प्रमुख दुर्ग और किले, या दुर्ग और किले में से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आने वाले टाइम में। इन प्रश्नों से संबंधित जब अपन बात करेंगे तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से रिलेट जो प्रश्न है, उन प्रश्नों में जैसे ये दुर्ग और किले जो अपना टॉपिक है, यहां से प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं, यहाँ मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, ज्यादा यह बात नहीं करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में इनसे संबंधित अपन एमसीक्यू टाइप के प्रश्न लाने वाले हैं। और एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों में इन पूरे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। एक टाइप का प्रश्न होगा और उससे टॉपिक से रिलेट जितनी बातें होगी वो कंफर्म करेंगे। अब जैसे यहाँ अगर मैं दुर्ग और किले की बात करूं तो किस किस प्रकार की किले बने, किस किस प्रकार के दुर्ग हैं और उनकी क्या विशेषताएं हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए बात करूं, राजस्थान का प्रमुख दुर्ग है, जैसे एक दुर्ग है चित्तौड़ का किला, और जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है, उस चित्तौड़ के दुर्ग की क्या विशेषता है, किस प्रकार है। अब सबसे प्रमुख होता है कि ये चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ का जो दुर्ग है, वो किस श्रेणी का है। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के अंदर दुर्गों की 9 श्रेणी बताई गई है कि 9 श्रेणियों के अंदर दुर्गों का विभाजन है। अब पीछे की परीक्षाओं में अगर मैं प्रश्न के आने की बात करूं तो यहां से अगर महत्वपूर्ण कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो पूछा गया है जल दुर्ग, कि राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कि जल दुर्ग की श्रेणी का है, कि जल दुर्ग। और इस जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। कि प्रश्न ये जरूरी नहीं है प्रश्न आए कि जल दुर्ग की श्रेणी का, इसके अलावा ओदक दुर्ग के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अपने को जल या ओदक दुर्ग, जैसे ये प्रश्न आने का पहला टाइप है। जैसे राजस्थान की किले जो दुर्ग जो टॉपिक है, उसमें से किस टाइप के आ सकता है, उसमें पहला ये प्रकार है। दूसरी बात ये है कि इस दुर्ग की जो इस दुर्ग का है वो निर्माता कौन है। निर्माता के बारे में पूछा जाता है। अभी जिक्र किया कि स्थापत्य कला जनक महाराणा कुंभा को कहा गया है, तो जैसे अभी चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य, उसी प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक किस श्रेणी का दुर्ग है, दूसरा इसका निर्माता कौन है। तीसरी बात, इस दुर्ग की खास विशेषता क्या है। खास विशेषता की अगर मैं बात करूं कि वो दुर्ग अन्य दुर्गों से अलग क्यों है, उसकी क्या खास विशेषता है, या कौन इतिहासकार थे जिन्होंने इस दुर्ग के बारे में कुछ खास बात करी। अब जब जल या ओदक दुर्ग की बात आई तो राजस्थान का एक दुर्ग है और वो किला है गागरोन का किला। अब ये जो गागरोन का किला है ये जल दुर्ग की श्रेणी का है। इसके अलावा एक तो जल दुर्ग की श्रेणी का है तो एक बात वो करी। दूसरे नंबर बात, निर्माता कौन, डोल परमाणु निर्माण करवाया। फिर खास विशेषता क्या है, इस दुर्ग के अंदर कौन सी सत्रिय है, कौन से महल बने हुए हैं, इस दुर्ग की क्या विशेषता है। अपन ने जब कहा कि ये जल दुर्ग की श्रेणी का है, इसका मतलब जल दुर्ग की श्रेणी का है तो कोई नदियां होगी। तो उदाहरण के लिए गागरोन जो दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना हुआ है, तो ये इसकी खास विशेषता है। तो इस प्रकार आने वाली कक्षाओं के अंदर राजस्थान के दुर्ग से संबंधित एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और उसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार अपन जब भी जिस टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे उसको 100% क्लियर करेंगे। कहने का मतलब जो भी टॉपिक लिया उसमें से प्रश्न ऑल आर क्लियर हो गए, तो अपने दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि कोई टॉपिक लिया उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं ये गारंटी नहीं लेता कि मेरे पढ़ाए हुए में से 100% आएंगे। मैं ये कहूंगा कि मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे से देने की, मेरा प्रयास 100% रहेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण बात आपकी है कि आप घर जाकर के उसको किस प्रकार देखते हो, किस प्रकार याद करते हो। और अगर आपकी और मेरी दोनों की मेहनत काम आई तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपका आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।
उसके बाद नंबर 2 पे अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। अब राजस्थान के प्रमुख महल कौन कौन से हैं और वो महल, जिस महल का निर्माता कौन है या उस महल का निर्माण क्यों करवाया गया। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, राजस्थान में एक महल है शुक महल और ये शुक महल बूंदी में अवस्थित है। अब शुक महल बूंदी में बना हुआ है, इस महल का निर्माण क्यों करवाया गया, इसकी क्या विशेषता है। एक अपन जानते हैं, एक है जसवंत थड़ा और ये जसवंत थड़ा जोधपुर में बना हुआ है और इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया और वो संगमरमर से निर्मित था, उसी प्रकार ये जसवंत थड़ा और इस जसवंत थड़े का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया और ये भी संगमरमर से निर्मित था। तो महलों के बारे में जसवंत थड़ा या फिर जैसे शुक महल ये बूंदी में बना हुआ है, इनकी क्या विशेषता है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं और पीछे के सालों में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं उसकी बात करेंगे। एक दो प्रकार के महल और आते हैं, एक थंबिया महल और एक थुम्बा महल। अब उन दोनों में क्या फर्क है, कौन सा महल कहां बना हुआ है और उस महल का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में, क्योंकि अपना मकसद क्या होता है, अपन क्लास ले रहे हैं या प्रश्न देख रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न याद हो सकते हैं लेकिन अपने को अंतर करना आना चाहिए कि भाई 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से जो राइट क्वेश्चन है, राइट उत्तर है, अपना वास्तव में कौन सा जो उत्तर है वो बेटर है। हाँ, अपना उत्तर जो बेटर है उसको निकालने के लिए अपन ये एमसीक्यू टाइप के प्रश्न करेंगे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उससे अपन अपने प्रश्न को सही कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन लोग भलीभांति जानते हैं कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री इन दोनों में से यहाँ रेशियो रहने वाला है 12 से 13 प्रश्न और उन 12 से 13 प्रश्नों में से अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो इसके 10 प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि इतिहास से रिलेटेड प्रश्न 3-4 भी आ सकते हैं, 2-3 भी आ सकते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का मुद्दा जो कि लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो लोक जीवन से जुड़े हुए मुद्दों से प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है। तो मैं मोटे रूप में बात करूं तो यहां से 10 प्रश्न आ सकते हैं और 10 प्रश्न का मतलब टोटल अपना जो अंक का जो रेशियो रहेगा वो 30 नंबर। यहां अपन 30 नंबर को कवर करने की कोशिश करेंगे और भरपूर कोशिश के माध्यम से जब 30 जून को परीक्षा होगी तो अपन इसमें सफलता हासिल करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये 10 प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाले। अब अपन ने बात कर ली राजस्थान के प्रमुख महलों की। नंबर 3 पे अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। अब राजस्थान की प्रमुख हवेलियों से अगर जो पीछे के एग्जाम में अगर प्रश्न आए हुए हैं उनकी मैं चर्चा करूं तो जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली, वहां से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। फिर सेठों की हवेली किस प्रकार है, चूरू के अंदर क्या बना हुआ है, किस प्रकार की हवेलियां बनी हुई है और उनसे रिलेटेड प्रश्न आए। तो एमसीक्यू टाइप का जब एक टाइप का प्रश्न देखेंगे तो उससे महलों से संबंधित 5 प्रकार के प्रश्न और जो अपने सामने 4 ऑप्शन होंगे उन 4 ऑप्शनों से जब अपन प्रश्न निकालेंगे तो ये आप मान के चलो कि एक एमसीक्यू टाइप प्रश्न से आपके 10 प्रश्न सोल्व होने वाले हैं। बहुत बड़े अच्छे तरीके से, ट्रिकली और मजेदार तरीके से आपको बताने वाला हूं, जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। आप लोगों को ये पक्का बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न अपन सोल्व करेंगे कि आप भूल नहीं पाओगे और बाद में जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप सीधा उत्तर वाले पे जाओगे, ये आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं। फिर है नंबर 3 पे राजस्थान की जल स्थापत्य कला। इसके अंदर बावड़ियां है, कुंड है और तालाब। कौन सा बावड़ी, कौन सी बावड़ी कहां बनी हुई है, कुंड कौन सा है, तालाब कौन सा है, इसका जिक्र अपन आगे करेंगे। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख क्षत्रियां, ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस टॉपिक का संबंध राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से भी है। जब राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन करते हैं तो उसके साथ कुछ क्षत्रियों का भी जिक्र होता है। जैसे अगर मैं बात करूं गागरोन दुर्ग के अंदर संत पीपा की क्षत्रिय है। संत पीपा जो कि गागरोन के शासक रहे हैं और उसके बाद उनकी वहां क्षत्रिय बनी हुई है। इसके अलावा और क्षत्रियों की मैं बात करूं तो 2 क्षत्रियां बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें एक है 80 खंभों की क्षत्रिय और एक है 84 खंभों की क्षत्रिय। अब 80 और 84 खंभों की क्षत्रिय को किस प्रकार याद करें तो इसको अपन मजेदार तरीके से ऐसे पढ़ेंगे कि 80 मुस्सी अलवर, 80 खंभों की क्षत्रिय अलवर में है और 84 खंभों की क्षत्रिय बूंदी में। अब 80 खंभों की क्षत्रिय किसकी है, 84 खंभों की क्षत्रिय किसकी है, निर्माण किसने करवाया, इन सभी जो बातें हैं इनके बारे में आने वाली कक्षाओं में अपन आगे टॉपिक वाइज अध्ययन है वो करते रहेंगे।
फिर है राजस्थान के प्रमुख मंदिर, और राजस्थान के प्रमुख मंदिर जो कि सभी की आस्था का मुख्य केंद्र होता है। तो इस मंदिरों के बारे में जानेंगे कि कौन से मंदिर की क्या विशेषताएं हो सकती है। इसके अंदर बात करें, जग मंदिर कहाँ है, जगत निवास मंदिर कहाँ है, और किराड़ू के मंदिर कहाँ है, किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो क्यों कहा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आने वाले जो क्लासे होगी उसके अंदर बात करेंगे, और आप इन अच्छे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। फिर राजस्थान के प्रमुख मंदिर टॉपिक के बाद राजस्थान की मुस्लिम स्थापत्य कला, और उसके अंदर दरगाह और मस्जिद। दरगाह की बात करूं तो राजस्थान के ऐसे, जैसे उदाहरण के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में बनी हुई है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत रहे हैं, क्योंकि जब अपन भक्ति आंदोलन की बात करें और वह भक्ति आंदोलन के अंदर राजस्थान में अपने यहाँ हिंदू समाज के संतों का जिक्र करते हैं, उसी प्रकार अपने जो संप्रदाय होते हैं वहां अपन यहाँ मुस्लिम स्थापत्य के अंदर सिलसिलों का जिक्र करेंगे, जिसमें चिश्ती कला या जो चिश्ती जो सिलसिला है, इसके राजस्थान में जो प्रमुख केंद्र जैसे अजमेर है तो वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। एक प्रसिद्ध दरगाह है संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, और हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह जो आगे अपन बात करेंगे कि कहां बनी हुई है, क्या विशेषता है, और संत मीठे शाह की दरगाह जो बड़ी पॉपुलर है, और उनमें जो आगामी जो पीछे जो सालों में जो परीक्षा हुई है उनमें भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, और आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ दरगाह और मस्जिद से संबंधित जो प्रश्न है उसमें जैसे मीठे शाह की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, फखरुद्दीन की दरगाह है, कि किस प्रकार गलियाकोट में फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, गलियाकोट स्थान कहाँ है, गलियाकोट स्थान की स्थापना किसने करी, इन सब के बारे में बात है वो करेंगे। फिर राजस्थान की प्रमुख चित्रकला एवं चित्र शैलियां, यानी राजस्थान की चित्र शैलियों की कौन कौन सी स्कूल है, कौन कौन सी पेंटिंग है। इसमें जैसे सबसे जो पुरानी पेंटिंग्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो मेवाड़ है, और जो प्राचीन जो मेवाड़ है ये प्राचीन स्कूल या प्राचीन चित्र शैली है। अब जब चित्र शैलियों का जिक्र आता है तो सबसे पहले कि कौन सी चित्र शैली कहां की है, और इस चित्र शैली का क्षेत्र, और जैसे मेवाड़ चित्र शैली का जिक्र किया तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी अन्य चित्र शैली आती है जो इसके उपभाग है। जैसे मैं मेवाड़ की बात करूं तो इसमें एक है चावंड, चावंड के बाद अगर बात करें तो एक है देवगढ़, और जो देवगढ़ चित्र शैली है इसको प्रकाश में कौन लाया, इसके कौन कौन से प्रमुख जो कलाकार रहे हैं चित्र शैली के, इसको अपन एक ट्रिकली तरीके से पढ़ेंगे ताकि इसके जो देवगढ़ चित्र शैली के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन पढ़ेंगे कंवला चोखा बे देवता, इसका मतलब है कंवला चोखा और बेजनाथ, और द्वे का मतलब देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। तो ये जब चित्र शैलियों का जिक्र करेंगे तो भी इसको अपन अच्छे और ट्रिकली तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपने प्रश्न है वो सही हो जाए। फिर अन्य बात करें चित्रकला की और चित्र शैलियों में तो इसमें एक शैली कहां की है, उपशैली कौन सी है, इसके अलावा प्रमुख मुख्य पक्षी कौन सा है, मुख्य रंग कौन सा है, और इसकी क्या क्या बातें हैं। इसके अलावा आगे बढ़े तो चित्र शैलियां और भित्ति चित्रण, जैसे शेखावाटी और उस क्षेत्र में कुछ भित्ति चित्रणों का जिक्र मिलेगा, और लोक कलाएं, लोक आर्ट, कौन कौन सी लोक कलाएं हैं जो अपने राजस्थान की प्रसिद्ध है, और ये चित्रकला, चित्र शैलियां और लोक कला, यहां से ये प्रश्न उठने की 100% संभावना है। क्योंकि यहां से प्रश्न उठने की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि ये अपने आम जीवन से लोक कला से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और यहां से प्रश्न उठने की पूरी संभावना है। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के त्योहारों से अपन सब भली भांति परिचित है कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो हिंदू नव वर्ष शुरू होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। यानी वैसे अगर कृष्ण और शुक्ल पक्ष की मैं बात करूं तो पहला जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष आता है, लेकिन हिंदू नव वर्ष की जो शुरुआत है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। फिर इन आगे अगर त्योहारों में आगे बढ़े तो प्रमुख जैसे एक त्योहार है गणगौर, राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर की अगर मैं बात करूं तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। बहुत सारे त्योहार आएंगे जिसकी जिक्र करेंगे अपन, लेकिन माना कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। उदाहरण के लिए चैत्र शुक्ल तृतीया। तो इस प्रकार गुर्दे,
गणगौर और इसके अलावा और राजस्थान के अंदर होली, दीपावली, किस प्रकार के मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित ईद, किस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और किस धर्म से संबंधित है और वो किस तिथि को मनाया जाता है। त्योहारों से संबंधित जब प्रश्न आता है तो उसमें तिथि का जिक्र जरूर होता है। जो हिंदी 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मास और फाल्गुन, सबसे पहले उसके बारे में अपने को जानकारी होना जरूरी है और वो जानकारी होने के बाद अपन इन प्रश्नों को है वो सोल्व कर पाएंगे। और त्योहारों में सबसे प्रमुख है, हिंदुओं के त्योहार याद है, लेकिन जो मुस्लिम और इसके अलावा सिख, ईसाई, उनके जो त्योहार है वहां से प्रश्न उठते हैं कि ईद उल मिलाद नबी कब मनाई जाती है और ईद मुबारक शाह किस प्रकार की ईद प्रश्न आते हैं, गुड फ्राइडे क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ईसा मसीह से इनका क्या संबंध है, गुड फ्राइडे क्या है, शुक्रवार कौन सा शुक्रवार होता है, अब कब ईसा मसीह वापस आए, अब ईसा मसीह से संबंध में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न है वो अपने को तैयार करने होते हैं। क्योंकि अब देखो ये सिलेबस हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई भी गाइड उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इन प्रश्नों को हैंडल कैसे करना है, बात ये जरूरी नहीं है। अपन सुनते हैं कई बार कि पढ़ क्या रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपना जो बाल मन है, अपन कक्षा 12वीं पास करने के बाद आते हैं तो अपने साथ अपने पास क्या होता है, जितना अपन सोचते हैं उतना अपने के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज भरपूर होगा आपके पास, लेकिन किस प्रकार के त्योहारों में से प्रश्न हैंडल किस प्रकार करने, बहुत सारे त्योहार दे रखे होते हैं, उसमें से कौन से प्रश्न याद करने जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आएंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो अपने को निकालने होते हैं। तो ये त्योहारों में से बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन अपने को कौन से याद करने, छोड़ना क्या है, कौन से को छोड़ना है, कौन से को पढ़ना है, वो महत्वपूर्ण है। अपन देखते हैं कि जब भी वक्ता इस चीज की बात करते हैं कि अपने को कौन सी चीज को ग्रहण करना है और कौन सी चीज ऐसी है जो फालतू की है जिसे छोड़ना है, अपने को अपने मेन लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कहते हैं कि अपना जो लक्ष्य होता है उसके लिए पहला कदम बढ़ाने के लिए अपने को उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है कि राहें जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, अरे खेच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। पहले उसके बारे में सोचो, पहले यहाँ अध्ययन करते जाइए और उसके बाद अपने आप मोटिव हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है वो अपने आप उभर कर आएगा। क्योंकि जैसे ही आप एमसीक्यू टाइप के प्रश्न सोल्व करोगे, टॉपिक क्लियर होने के बाद जब आप प्रश्न सोल्व करोगे तो आपको उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो उसके बाद त्योहार के बाद की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से मेले और वो मेले किस स्थान के प्रसिद्ध है, इसके बारे में। और अब मेले के अंदर बात करें तो अपने प्रमुख कौन कौन से मेले हैं वो सब वाकिफ है, लेकिन जब प्रश्न आएगा मिलान का और मेले से संबंधित जब प्रश्न आता है तो प्रश्न मिलान से संबंधित प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है कि भाई कौन सा मेला कहां का प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए केला देवी का मेला करौली का प्रसिद्ध है, जीवन माता का सीकर। इस प्रकार और पूछा जाए कि जगत मंदिर और जगत अंबिका देवी का मुख्य मेला कहां लगता है जैसे, तो उससे संबंधित और 4 आपके सामने ऑप्शन आ गए। तो उसके बाद सबसे प्रमुख समस्या यह है कि इन चारों में से मिलान कैसे किया जाए। और आज के टाइम में जो मिलान के प्रश्न आते हैं उसमें वो हमेशा ये देता है 1, 3, 2 और 4। पहला ऑप्शन ये देगा और उसके बाद जब वो सेकंड ऑप्शन देगा तो वो ऐसा बढ़ा के देगा कि अपन वहां कंफ्यूजन हो जाते हैं। सीधा सा दिया होता 1 2 3 4 1 3 2 4 तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो सेकंड ऑप्शन ये देने की कोशिश करेगा कि 3 1 4 और 2, यहां समस्या रहेगी क्योंकि अपन ने मेले पढ़े जरूर है लेकिन इतने मेले पढ़े हैं कि पूरे याद नहीं रह पाए। तो पूरे याद नहीं रह पाए इसलिए अपन मुख्य जो प्रमुख होंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में जिक्र करेंगे। इसके बाद अगर आगे की बात करूं तो राजस्थान के लोक देवता, अपना एक टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध किस स्थान से, और इसमें प्रमुख है कि कौन सा पंचपीरों की श्रेणी में है। पंचपीरों से रिलेट प्रश्न आया है और पंचपीरों के बारे में अपने को ज्ञान होना जरूरी है कि किस प्रकार पंचपीरों के बारे में प्रश्न अपन है वो सोल्व कर सके।
अब और पंच पीरों का जब जिक्र करते हैं तो अपन आने वाले टॉपिकों में ये पढ़ेंगे और बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि पंच पीरों को अगर याद करना हो तो अपने को एक ही याद रखना है, सूत्र याद, गोपा मेहरा, बस, और कुछ भी याद नहीं करना है। और ज्यादा डीपली और रटने की जरूरत नहीं है, अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, रटना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इतिहास, कला, संस्कृति ये रटने का काम है, तथ्यों का मामला है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि इतिहास तथ्य है, कला एवं संस्कृति में तथ्य है, लेकिन उसको रटना जरूरी नहीं। आप उसको ऐसे तरीके से पेश करिए, ऐसे तरीके से पढ़िए कि वो अपने को आनंददायक लगे। अब आपने गोपा और मेहरा शब्द पढ़ लिया, इसका मतलब पंचपीर आपने याद कर ली और लोक देवता से संबंधित आद्य प्रश्न है वो आपने यहाँ क्लियर कर लिए कि गो का मतलब गोगा जी, पा का मतलब पापू जी, मे का मतलब मेहा जी, है का मतलब हड़बू जी और रा का मतलब रामदेव जी। अब आपने ये तय कर लिया, उसके बाद आपके सामने एक ही प्रश्न आएगा कि क्या तेजा जी पंचपीरों की श्रेणी में है। जब आपने ये सूत्र पढ़ लिया तो आप कहोगे नहीं सर, तेजा जी लोक देवता की श्रेणी में जरूर है लेकिन पंचपीरों की श्रेणी में नहीं। अब राजस्थान के लोक देवता जिनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पे है और कब उनकी पूजा होती है, कौन से लोक देवता किन के अवतार है। जैसे मैं पाबू जी की बात करूं तो पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से लोक देवता है जो कि किन किन के अवतार है। फिर इन लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न आता है कि इनका मेला कब भरता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है, और जैसे गोगा जी, गोगा नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, यहां से तिथि का भी प्रश्न याद हो रहा है, गोगा जी से रिलेटेड प्रश्न भी याद हो रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। फिर राजस्थान की लोक देवियां, कि राजस्थान की कौन कौन सी लोक देवियां हैं। अब उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो अपन सब पढ़ चुके हैं, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी और देशनोक बीकानेर में मुख्य मंदिर है करणी माता का। सर्वप्रथम जिस स्थान पर रही वो नेड़ी स्थान था, तेमने राय की खुद पूजा करती थी और सफेद जो चूहे हैं वहां चूहों का मंदिर कहा जाता है, काबा कहा जाता है, और सफेद चूहों का दर्शन है वो शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार के सिर्फ करणी माता ही नहीं बाकी सब माताओं के बारे में अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उन सभी की तुलना करते पढ़ेंगे कि अपने करणी माता में ये पढ़ा था, जीर्ण माता में ये पढ़ा था और केला देवी में क्या पढ़ा था। जैसे केला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो करौली में केला देवी का, और उसका प्रसिद्ध लांगुरिया नृत्य, और लांगुरिया नृत्य भी है, लांगुरिया गीत भी है, उसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे। जब लोकगीत आएगा, जब नृत्य आएगा तब चर्चा करेंगे। उसके बाद राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत संप्रदाय। राजस्थान के कौन कौन से संत हुए, जैसे लोक देवता से जुड़ा हुआ टॉपिक है राजस्थान के संत और संप्रदाय की, उसके अंदर कौन कौन से संत हुए। उदाहरण के लिए मैं बात करूं या सिर्फ सिलेबस की परिचर्चा के हिसाब से तो एक राजस्थान के संत है धन्ना, और संत धन्ना जिन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। संत धन्ना धुवन टोंक के थे और किसान परिवार से बिलोंग करते थे और ये खुद कृषक थे। तो संत धन्ना, संत पीपा। इसके अलावा यहां बात हो रही है संप्रदाय की। संप्रदाय विशेष की अगर मैं बात करूं तो एक संप्रदाय है विश्नोई संप्रदाय, उदाहरण के लिए। और विश्नोई संप्रदाय का मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि हर तीसरे से एक एग्जाम में अगर या तो विश्नोई संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय, इन दोनों से प्रश्न आते हैं, और यहां इन प्रश्नों का आने का मतलब किसी संप्रदाय विशेष से लगाव नहीं है, लेकिन यहां संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों में से प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ मुकाम तालवा नोखा बीकानेर है, उसी प्रकार इस दशनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कतरिया सर बीकानेर है। आप पीछे की परीक्षाओं में जो प्रश्न आए वहां से आप प्रश्न उठा के देखें और राजस्थान के संत और संप्रदायों से संबंधित अगर प्रश्न देखोगे तो उसमें इन दो संप्रदायों से प्रश्न ज्यादा मिलने की संभावना है। अपन सिर्फ इन दो की चर्चा नहीं करें, बहुत सारे संप्रदायों की चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान का जो एक दादूपंथी संप्रदाय है और जो दादू दयाल थे उन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, उनके कौन कौन से 52 स्तंभ थे, कौन कौन से शिष्य थे, क्या थे राजस्थान में। इसके अलावा विश्नोई, जसनाती, दादू दयाल, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी थी, किस प्रकार बात है वो अपन एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों में आगे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर राजस्थान के संगीत, लोक संगीत और लोकगीत, जैसे राजस्थान की एक लोक देवी है जीर्ण माता,
और जीण माता का मंदिर रेवासा धाम सीकर में, पास ही में उसके भाई हर्ष का मंदिर बना हुआ है। और जीण माता का जो गीत है वो सर्वाधिक लंबा है। उसी प्रकार किस प्रकार के लोकगीत और संगीत, कौन कौन से संगीत और संगीत से संबंधित जो परीक्षाओं में पीछे प्रश्न आए हुए हैं डीएसटीसी, उसकी बात कर रहा हूं। संगीत संस्थान, संगीत संस्थानों में से कई बार प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान संगीत संस्थान कहां पे है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पे है, भारतीय लोक कला मंडल कहां पे है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी, सिंधी ग्रंथ अकादमी, उर्दू भाषा अकादमी, अरबी फारसी शोध संस्थान, और राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, अपने को ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां होना चाहिए, पश्चिमी जिलों में होना चाहिए, नहीं, लेकिन वो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। तो इस प्रकार की कंफ्यूजन हो सकते हैं, और वो जो कंफ्यूजन होंगे वो अपन दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएगी आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर होता जाएगा और आपके टॉपिक है वो क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। अब राजस्थान के लोक नृत्यों की अगर बात करें तो राजस्थान के लोक नृत्यों को किस प्रकार से अपने को पढ़ना है। राजस्थान के जो लोक नृत्य है उसको अपन किस प्रकार पढ़े। लोक नृत्यों की अगर मैं बात करूं तो लोक नृत्यों को अपन कुछ श्रेणी में विभाजित करके इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि लोक नृत्यों की कौन कौन सी श्रेणी है। अब लोक नृत्यों में आज तक रिकॉर्ड है कि ज्यादातर अगर प्रश्न आए हैं तो वो राजस्थान की कुछ जनजातियों में से आए। अब राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसका ये नृत्य है। उदाहरण के लिए एक पॉपुलर जो डांस है वो है वालर नृत्य, और वालर नृत्य जो कि एक राजस्थान की प्रमुख जनजाति जो कि ज्यादातर सिरोही जिले में निवास करती है और वो है ग्रासिया, और ग्रासिया जनजाति से संबंधित प्रश्न आता है वालर नृत्य। अब ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य वालर है, उसके अलावा भी बहुत सारे नृत्य। अब उनको याद कैसे करें, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि वो पूरे के पूरे नृत्य याद हो जाए। वो किस प्रकार, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा ट्रिक रखूंगा कि रामोजी ग्रासिया वाकल मां के सामने गौर से जवाब चढ़ाकर गर्व महसूस करें। इसका मतलब जितने भी ग्रासिया जनजाति की जो नृत्य है वो आपके सामने निकल के आ जाएंगे और फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। राजस्थान की एक और जनजाति की अगर मैं बात करूं तो वो जो जनजाति है वो मेव, और मेव जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं। तो यार रटने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करिए और मेव जनजाति याद करना हो तो आप भली बात ही जानते हो कि मेव के अंदर अंग्रेजी का अक्षर एम है, इसके साथ आप आर स्क्वायर को जोड़िए, और जैसे ही आप आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो मेव जनजाति के दो नृत्य निकल करके आएंगे, एक होगा रणबाजा और एक होगा रतवई। उसमें आपने कुछ भी नहीं रटा, आपने सिर्फ एक सूत्र याद किया, एक ट्रिक याद किया, एम आर स्क्वायर, और यहां से अपने सामने निकल करके आया रणबाजा और रतवई। अब इसका मतलब अपन के सामने ये बात पक्की हो गई कि मेव जनजाति की ये दो नृत्य हैं, रणबाजा और रतवई। कुछ और जनजाति, और अगर मैं बात करूं जैसे कथोड़ी जनजाति की बात करूं तो मावजी होली पर कत्था गाते हैं, इसका मतलब मावलिया और होली है, तो वो इस जनजाति से ये टॉपिक हो जाएगी, यहां से ये क्लियर होने की संभावना है। फिर राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्यों में जो सबसे प्रमुख लोक नाट्य है वो गौरी लोक नाट्य है, और ये गौरी जो लोक नाट्य है ये जनजाति कहूं या भील जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है, और गौरी लोक नाट्य को राजस्थान का मेरु नाट्य भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन लोक नाट्य। एक जब लोक नाट्यों का जिक्र करते हैं तो इसके अंदर अपन कुछ ख्याल का भी जिक्र करते हैं, जैसे पॉपुलर ख्याल कुचामनी ख्याल, और वो कुचामनी जो ख्याल है उसके जो प्रवर्तक है वो लच्छी राम है। ये जो कुचामनी ख्याल है इसके प्रवर्तक लच्छी राम, और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कुचामनी जो ख्याल है उस कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम। एक प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में प्रसिद्ध इसके खिलाड़ी कौन रहे हैं, जो प्रसिद्ध कलाकार रहे, उगमराज। इसी प्रकार शेखावटी ख्याल के प्रमुख कौन है, और डब्बाली ख्याल कहां का है, और लोक नाट्यों के अंदर यह ख्याल का जिक्र किया। इसके अलावा तमाशा, नौटंकी। अब
वैसे अगर मैं तमाशा की बात करूं तो मूल रूप से तमाशा राजस्थान का लोकनाट्य नहीं है, तमाशा महाराष्ट्र का है। लेकिन राजस्थान में तमाशा का जो प्रमुख केंद्र है वो जयपुर में। जैसे नौटंकी का मूल केंद्र उत्तर प्रदेश है, जबकि राजस्थान में इसका केंद्र भरतपुर है। और राजस्थान में नौटंकी के प्रचलन का श्रेय डीग भरतपुर के भूरीलाल को जाता है। तो इस प्रकार मजेदार तरीके से इनको जब पढ़ेंगे ना तो ये प्रश्न अपने सब क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़े, राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान के कौन कौन से वाद्य लोक यंत्र हैं? अब वाद्य यंत्र की मैं बात करूं तो वाद्य यंत्रों की 4 श्रेणियां होती है। अच्छे से समझे एक बार इसको। डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप एक बार पूरी सिलेबस को समझ में जब आपके आ जाएगा तब आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप सोल्व कर पाओगे। जब आप खुद भी घर पे आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है, गाइड है, उसे जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का ढंग समझ में आएगा कि इस प्रश्न को पढ़ना कैसे। जैसे उदाहरण के लिए बात करूं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। अब लोक वाद्य यंत्र जो गाइड होती है, किताब होती है, उसमें 20-20 की 30-30 की लिस्ट दे होती है। आप लोग भली बात ही जानते हो कि 4 प्रकार जो है उसमें अगर 30-30 याद करें तो 120 टाइप के जो लोक वाद्य यंत्र है वो याद होना संभव नहीं, आपके स्तर पे याद होना संभव नहीं। इसलिए अपन क्या करें, अपन इस टाइप के इनमें से निकालें जो अपने परीक्षा में प्रश्न आ जाए और सही हो जाए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जैसे मैंने जिक्र किया कि लोक वाद्य यंत्रों की 4 श्रेणी की है, और 4 श्रेणी में जैसे उदाहरण के लिए एक जो है वो है तत्वाद्य, नंबर 2 पे मैं बात करूं तो वो है सुशिर वाद्य, नंबर 3 पे बात करें तो वो है अवनद वाद्य, और नंबर 4 पे है वो है घन वाद्य। अब जब ये 4 प्रकार आपके सामने आ गए और ज्यादा नहीं तो आप चारों में से अगर एक से संबंधित 5 प्रश्न भी निकालो, मतलब 5 प्रकार भी निकाले आप वाद्य यंत्रों का, तो टोटल अगर आपके सामने 20 आते हैं। लेकिन वो 20 वो होने चाहिए जो परीक्षा में आए हुए हैं या परीक्षा में आ सकते हैं या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए जरूरी है। अब ये 20 आपने पढ़ लिए। एक मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, 1-2 का जिक्र करूंगा कि तत्वाद्यों में, तो तत्वाद्यों में सबसे प्रमुख सारंगी है जो कि सर्वश्रेष्ठ है, या एक है रावण हत्ता, बहुत जगह पढ़ा है। जब राजस्थान की हस्तकला पढ़ेंगे तो राजस्थान की हस्तकला में एक टॉपिक आता है फड़ चित्रण। राजस्थान में फड़ चित्रण का महत्वपूर्ण केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा है। लेकिन राजस्थान में 4 प्रकार की फड़ें प्रसिद्ध है, और उन 4 प्रकार की फड़ों में मैं बात करूं तो एक फड़ जो प्रसिद्ध है वो पाबू जी की है, एक देवनारायण जी की है, एक रामदेव जी की है, एक रामदल्ला और कृष्णदल्ला की है। उसके अंदर जब पाबू जी की फड़ का मैं जिक्र करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नायक या आयडी जाति की जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के माध्यम से पाबू जी की जो फड़ है उसका वाचन करते हैं। उसी में जब रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है, रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के लोग करते हैं, लेकिन जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो रावण हत्ता। इसका मतलब आप समझे जरा इस बात को कि ये वाद्य यंत्र कितने महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। कि एक तो आप वाद्य यंत्रों का जो अध्ययन कर रहे हो वो कहां पे कर रहे हो, एक वाद्य यंत्रों में कर रहे हो, इसके अलावा हस्तकलाओं में भी कर रहे हो। नंबर 3 जब राजस्थान के नृत्य, उदाहरण के लिए घूमर नृत्य, आपने पढ़ा होगा राजस्थान का जो एक जसनाती संप्रदाय है और उस जसनाती संप्रदाय के अंदर अग्नि नृत्य है। उसी प्रकार रामदेव जी के जो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो जो एक नृत्य करती है 13 ताली नृत्य। अब 13 ताली नृत्य के अंदर 13 मंजिरों का प्रयोग होता है। इसका मतलब आप समझो कि ये लोकवाद्यों के तार कहां जुड़े हुए हैं, नृत्य के साथ भी जुड़े हुए हैं, हस्तकला के साथ भी है और वाद्यों की श्रेणी में भी बड़े महत्वपूर्ण है। और यहां से अपन कोशिश करेंगे कि इससे रिलेट 5 या एक टॉपिक से तत्वाद्यों की श्रेणी में 10। जैसे एक वाद्य यंत्र है अलगोजा जो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, वो सुशिर वाद्य, फूंक कर बजाया जाने वाला। तत्वाद्य वो है जो तार के बने हैं, सुशिर वो है जो फूंक कर बजाए जाते हैं, अवनद वो है जो खाल से बने हुए, और घन वाद्य वो है जो किसी धातु से निर्मित है। तो इनसे संबंधित प्रश्न है वो अपन आगे सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख शैलियां, संगीत घराने और संगीत से जुड़े प्रमुख ग्रंथ, कौन कौन से संगीत घराने, कौन कौन सा प्रमुख केंद्र है और इन संगीत घरानों के प्रमुख कौन है, और कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कथक नृत्य का सेंटर कौन सा है, कथक नृत्य का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। फिर है राजस्थान की हस्तकलाएं। अभी मैंने जिक्र किया कि राजस्थान की हस्तकलाओं में जैसे फड़ है, कावड़ है, बेवाण है, क्या है, इसके बारे में भी आगे व्याख्या करेंगे।
फिर आगे बढ़े, राजस्थान की वेशभूषा और वस्त्र परिधान। राजस्थान की वेशभूषा कौन सी है, कि कौन सी वेशभूषा है जो किस अवसर पर काम में ली जाती है। और आभूषण, आभूषण बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आभूषणों की अगर बात करें, इस परिधान में आभूषणों में क्या महत्वपूर्ण है, कौन सा आभूषण कहां पहना जाता है, और गिने चुने ऐसे आभूषण है, वहां से हर बार प्रश्न पुटअप किया जाता है। आप मान के चलो कि गिने चुने में आपको आभूषण बताऊंगा, आभूषणों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, और हम पुरुष लोगों के लिए वो आभूषण याद करना हमारे वश की बात नहीं है। लाना हमारे वश की बात है, लेकिन याद करना अपने वश की बात नहीं है, ये मान के चले। जो माता बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, वो याद कर सकती है, लेकिन अपने लिए थोड़ी समस्या रहती है। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई एक आभूषण है, तगड़ी आभूषण। अब तगड़ी कहां पहना जाता है, पहनने के बिना, प्रैक्टिकल के बिना इस चीज का पता नहीं चलता। अब तगड़ी आभूषण, जैसे आभूषण भी जरूरी है, तगड़ी क्या है, प्रश्न देखा है मैंने, तगड़ी क्या है। अब तगड़ी का कोई अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन वास्तव में वो कमर का आभूषण है। उदाहरण के लिए दो शब्द आते हैं, एक आता है चूंप और एक आता है चौंप। इन दोनों में फर्क पूछा जाता है, या फिर कौन सा आभूषण कहां काम में लिया जाता है। एक, इसका भी आगे जिक्र करेंगे, एक जो प्रमुख आभूषण है वो अपन बात करें कि गौरबंद। प्रश्न कई बार आया, गौरबंद क्या है, और इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अब ये किसका आभूषण है, कहां यूज किया जाता है, उसका जिक्र करेंगे। जैसे मेमंद, मेमंद आभूषण है, इसके बारे में पूछा जाता है। रखड़ी कहां पहनी जाती है, तड्डा कहां पहना जाता है, किस प्रकार के आभूषण है, पूंजी क्या है। और फिर इस प्रकार के जो आभूषण है उसमें अपन ऐसे छांट छांट करके उन्हीं का अध्ययन करेंगे जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ अपन राजस्थान की एक नारी का चित्रण करेंगे, और उसके साथ जो आभूषण है, राजस्थान की अपने आभूषणों की जो परंपरा है, उसको अपन अच्छे तरीके से वो याद करेंगे। फिर अगर आगे बात करें तो राजस्थान के प्रमुख आभूषण हो गया, उसके बाद राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, कि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा किस प्रकार की है, अपनी संस्कृति किस प्रकार की है, और उस संस्कृति में रहन सहन और उसके अलावा अपनी कौन कौन सी विरासत है। फिर राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं, कौन कौन सी प्रथाएं चलती है। जो आदमी समाज में रहता है, और समाज में रहते हुए आदमी को बहुत सारी जो प्रथाएं हैं, और प्रथाओं के अंदर कुछ कुप्रथाएं भी हो सकती है और अच्छी प्रथाएं भी हो सकती है, उन सभी का सामना करना पड़ता है। और कौन कौन से रीति रिवाज चलते हैं, जैसे अगर मैं कुप्रथा की बात करूं तो कुप्रथा के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए एक प्रथा है बाल विवाह। अपन सभी जानते हैं कि बाल विवाह एक कुप्रथा है, लेकिन बाल विवाह कुप्रथा है ये पढ़ने के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि बाल विवाह पर रोक लगाने में किसने प्रयास किया। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्होंने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, राजस्थान के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हरविलास शारदा। उन्होंने 1929 के अंदर एक्ट आया, और 1930 के अंदर वो एक्ट पारित होता है, शारदा एक्ट उनके नाम पे था, जिसने बाल विवाह पर रोक लगाई। और एक था सती प्रथा। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास 1829 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ। राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण प्रयास रहा, वो 1829 है, ये 1929 है। वो सती प्रथा का है, ये बाल विवाह का। उसके अलावा कुछ और प्रथाएं, रीति रिवाज की बात करूं, एक शब्द आता है मोसर और एक शब्द आता है जोसर। इनमें क्या फर्क है, एक रीति रिवाज में मैं बात करूं और एक है सिरावनी। सिरावनी क्या है, अब जिस प्रकार एक शब्द आता है सांतरवाड़ा, अब ये सांतरवाड़ा क्या है। इन सभी प्रश्नों को जब अपना टॉपिक आएगा राजस्थान की रीति रिवाज और प्रथाएं, तो इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ेंगे और कवर करेंगे। फिर राजस्थान की जनजातियों, राजस्थान की जनजातियों में से प्रश्न बहुत सारे टाइप के आ सकते हैं। अभी जस्ट पहले मैंने जिक्र किया कि राजस्थान की जनजातियों में जैसे एक तो जनजातियों के नर्तक, दूसरी बात राजस्थान की कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में। उदाहरण के लिए अभी जिक्र किया ग्रासिया जनजाति, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में निवास करती है। इसके अलावा और जनजातियों का मैं जिक्र करूं, राजस्थान की एक जनजाति है सहरिया जनजाति, जो कि राजस्थान की एक आदिम जनजाति है, और सर्वाधिक सहरिया जो लोग निवास करते हैं वो 12 जिले में निवास करते हैं।
कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, तो वो सहेलिया जनजाति, जो कि 12 जिले में निवास करती है। और जनजातियों के आभूषण कई बार पूछे गए, रस्म भी पूछी गई है, कुकड़ी की रस्म क्या है और प्रथाएं क्या है, कौन सी जनजाति में वो प्रथा प्रचलित है और कौन कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, यहां से प्रश्न आने हैं। उसके अलावा राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजस्थान की प्रमुख बोलियों का जिक्र करें तो कौन सी किस क्षेत्र में बोली जाती है। जब आप राजस्थान का भूगोल पढ़ते हो तो राजस्थान के जब भौगोलिक क्षेत्र पढ़ते हो वहां भौगोलिक क्षेत्र के साथ भी इनका जिक्र आता है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे अगर मैं बात करूं कि वागड़ एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास है। एक मालव प्रदेश है, मालव प्रदेश प्रतापगढ़ और झालावाड़ के पास है। उसी प्रकार यहां जब बोलियों का जिक्र होगा तो वागड़ प्रदेश के अंदर जो बोली बोली जाती है वो होती है वागड़ी। जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बोली बोली जाती है वो अपन जब जिक्र करेंगे तो मारवाड़ी। लेकिन इन बोलियों के साथ साथ इनकी कुछ उपबोलियां भी होगी जिसका भी जिक्र करेंगे। और जैसे एक अभी अपने जिक्र किया कि मालवी, और ये मालवी प्रतापगढ़ झालावाड़ की। एक आती है रागड़ी, और इस रागड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के रूप में प्रयोग लिया है। अब आगे बात करूं तो देखो राजस्थान साहित्य की प्रमुख कृतियां। अब राजस्थान साहित्य की प्रमुख कृतियां किस प्रकार है। कृतियों के अंदर बहुत सारे ग्रंथ दे रखे होते हैं, लेकिन अपन उनको छांट करके कुछ रासों के साहित्य, कुछ ख्यात के साहित्य, इनको जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो जैसे ख्यात में, और अपन बात करें या वचनिका की बात करें अचलदास खींचीरी वचनिका, मूणोत नैणसीरी ख्यात, मारवाड़ा प्रगनारी विगत, इस प्रकार के जो साहित्यिक ग्रंथ होंगे उसको अपन छांट छांट करके और अपन उन प्रश्नों को क्लियर करेंगे। उसके बाद प्रमुख कौन कौन से साहित्यकार रहे हैं, उदाहरण के लिए कन्हैयालाल सेठिया, और एक आपने कृति पढ़ी है चेतावनीराज चुगड़िया, केसरी सिंह बारठ, प्रमुख साहित्यकार है जिन्होंने चेतावनीराज चुगड़िया मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह को 1903 के अंदर जब वो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने 13 सौठे लिखे और उन्होंने ये गुणगान किया कि आपके पूर्वज कैसे रहे और आप क्या कर रहे हो। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का जिक्र जब भी होगा, जब अपन राजस्थान के इतिहास के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से 1941 तक बीच में चला, उसके बीच में आप लोग जानते हो कि वहां 1903 का जिक्र आ रहा है और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का जिक्र वहां पे भी हो। और फिर लास्ट के अंदर राजस्थान का जिला दर्शन और राजस्थान की पर्यटन, इसके बारे में अपन है वो चर्चा करने वाले। अब ये राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो अपने पास परिचर्चा का जो मुख्य विषय था उसकी अपन ने चर्चा करी। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो चर्चा की है उस पर आप गौर करें, और आपने अगर आज तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, माना कि बहुत सारी शादियां हैं, ये मौसम है, इसमें अगर आपने पहले पढ़ाई जारी नहीं रखी है तो अब 1 महीना जो बचा है उसको आप गांठ बांध के रख लें, और 1 महीने के अंदर आपको बड़ी तन्मयता से और अच्छे से अगर आप अध्ययन करो तो 1 महीने में सफलता हासिल की जा सकती है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे राजस्थान की आर्ट और कल्चर से संबंधित वो अपन MCQ टाइप के प्रश्न समय समय पर आपको मैं सोल्व करवाऊंगा, और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं जाए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे इस इनसाइड एकेडमी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको आप सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारी क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो आप अच्छे से कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।